हाँ जी मेरे खिलाड़ियों, कैसे हो सभी। मैं आपका मेंटोर अर्जुन, स्वागत है आपका टारगेट विद रामा के आपके इस परिवार में। चलिए सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों 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 सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी खुशियां। उसके बाद आपको बहुत 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 सारा धन्यवाद, बहुत सारा थैंक यू। वो किस लिए सर? वो इसलिए ताकि आज हम अपनी 10,000 का परिवार कंप्लीट कर चुके हैं। 10K यानी कि 10,000 बच्चों तक हम पहुंच चुके हैं। ऐसे अपना प्यार और अपना जो आशीर्वाद है वो बनाए रखें, शेयर करते रहें ताकि हम बहुत सारे बच्चों तक हमारा जो टारगेट हम लेकर चल रहे हैं वो आसानी से कंप्लीट कर चुके आसानी से कंप्लीट करें। इसी तरह के आपके प्यार और आपके जो सहयोग है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आपके लिए एक एक शेयर जरूर बनता है, शेयर जरूर करें। आपको एक बंदे को पर 5 शेयर जरूर करने हैं, बस इतना काम करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट हमारा 10, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। जीएस स्पेशल होता है, मैं आपको बता चुका हूं। 38 क्वेश्चन होते हैं जिसमें यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी होती हैं। ठीक है ना, तो उसको जरूर करें जिसमें जीएस की सारी चीजें आपको कंप्लीट करा दी जाती हैं। 25 दिन 25 टेस्ट का ये सीरीज चल रही है, इसको जरूर 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 करें। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं। चलिए तो 10 बजे सुबह प्रीमियर हो जाती है। कब हो जाती है? 10 बजे सुबह प्रीमियर हो जाती है। तो ज़रूर लाइव देखें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद 22 दिन शेष बचे हैं भैया जी, 22 दिन सर शेष बचे हैं यूपी पुलिस के लिए। क्या करें? मतलब अब क्या करें? सब कुछ कर लिया या नहीं करा, अब 22 दिन में अब ऐसा क्या करें कि थोड़ा बहुत हमको कॉन्फिडेंस आए। तो आज 26 जनवरी 12 बजे इसी पर चर्चा करने वाला हूं मैं कि 22 दिन शेष बचे यूपी पुलिस के लिए। अब क्या करें, अब क्या ना करें, क्या टेस्ट लगाएं, कितने लगाएं, क्यों लगाएं, कैसा टेस्ट लगाएं, फुल लेंथ लगाएं या फिर आपका सब्जेक्टिव टेस्ट लगाएं। अगर टेस्ट लगाएं तो कितने बार उसका रिवीजन करें, ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो 12 बजे आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, प्रीमियर कर दी जाएगी, तो उसको जरूर देखें। छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। ओके, तो इसको जरूर देखें और शेयर करें। चलिए अब सिर्फ आपको ये करना है जो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले टेस्ट कंप्लीट करते हैं अपना, ये बहुत जरूरी है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। बच्चों किसका संघ? राज्यों का संघ। किसका संघ? राज्यों का संघ की जो संकल्पना है वो कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या फिर स्विट्जरलैंड के संविधान से। बताइए कहां से ली गई है? राज्यों का संघ कहां से लिया गया है? तो सर ये लिया गया आपका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। कहां से? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से, याद रखिएगा। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं हम? कनाडा। देखो आपको फंसाने के लिए ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट दे देगा, लेकिन आप कनाडा याद रखिएगा, इसको कनाडा भी कहते हैं। तो राज्यों का संघ की संकल्पना ली गई है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 1 कहता है हमारा कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है सर, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कितनी जरूरी है? पढ़ा है क्या कुछ? लोकसभा का जब हम अधिवेशन गठित करेंगे लोकसभा के लिए, तो कितने लोग चाहिए, कितनी गणपूर्ति चाहिए, कितना कोरम चाहिए? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग या फिर 10वां भाग या फिर चौथा या फिर तीसरा? तो सर मैंने कहीं तो पढ़ा है कि 10वां भाग चाहिए होता है। कौन सा भाग? 10वां भाग। याद रखिएगा, सदन के जो टोटल सदस्यों हैं उनकी कुल संख्या का 10वां हिस्सा 1/10 हमको आवश्यकता है लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए। ठीक है ना? ओके, प्रॉम्प्ट स्पीकर, और ये कहां पर दिया गया है? आर्टिकल नंबर 100 में, आर्टिकल नंबर 100 में ये बात जिक्र की गई है। प्रॉम्प्ट स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसको नियुक्त किया जाता है? कौन होता है प्रोटेम स्पीकर? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को, या फिर पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो ये याद रखिए, जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो नवनिर्वाचित, जो नई लोकसभा का गठन हुआ है उसमें जो वरिष्ठतम सदस्य है, उसमें जो जितने भी वरिष्ठतम सदस्य हैं, यानी कि जो उसमें रह रहे हैं पहले से, वरिष्ठतम हैं, उन सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। चलिए आगे देखिए, बुलक कैपिटलिस्ट, क्या क्वेश्चन है? बुलक कैपिटलिस्ट यानी कि बैल पूंजीपति, बुल्क कैपिटलिस्ट, बुल्क कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है? बताइए, बुल्क कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? गरीब किसानों को, धनाढ्य किसानों को, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं
पर धनाढ्य नहीं हैं, उन किसानों को जो बड़े जमींदार हैं। तो किसको कहा जाता है बताइए? तो याद रखिएगा बुल्क कैपिटलिस्ट बोला जाता है उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। साधन तो हैं पर कुछ धनाढ्य नहीं है। ओके 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 ओके, चलिए आगे चलिए। राज्यसभा का सबसे पहले सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? 1950 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1953 में? तो बताइए कब हुआ था? तो ये हुआ था सर 1952 में। सबसे पहले जो राज्यसभा का गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था, 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 1952। ओके 3 अप्रैल 1952 को सबसे पहले राज्यसभा का गठन हुआ था। इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक। कभी कभी इसकी पहली बैठक भी पूछ लेता है, याद रखिएगा, पर बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है सर, बस इतना ही। आगे चलिए। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर करती है भैया? वर्षा कम होगी या ज़्यादा होगी वो कौन तय करता है? हवा का दबाव तय करता है, जलचक्र तय करता है, वायुमंडल में नमी तय करती है, या फिर तापक्रम तय करता है, टेम्परेचर तय करता है? बताइए ए, बी, सी या डी? तो ये तय करती है वायुमंडल में नमी कितनी है। वायुमंडल में नमी कितनी है, वायुमंडल में बच्चों नमी कितनी है, ये तय करती है कि वर्षा कितनी होगी। ओके सर, चलिए। अगर वायुमंडल में नमी बहुत ज्यादा है तो वर्षा भी ज्यादा होगी, अगर कम है तो वर्षा भी कम होगी। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। तो बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की, जर्मनी की, या फिर भारत की, या फिर विश्व बैंक की? कौन है सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल? किसकी है? अमेरिका की है, जर्मनी की है, भारत की है, या फिर यूएन की है? किसकी है? तो ये है आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएन की। किसकी है? यूएन की। ओके, किसकी है? यूएन की। यूएन होगी। 2014 से लेकर 2024 कौन सा ऊर्जा दशक है? 2014 से लेकर 2024 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया है। सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया है 2014 से लेकर 2024 तक। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखिए। भोपाल गैस दुर्घटना का क्या कारण था? चलिए क्या कहा कि भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कई बार क्वेश्चन आया है, इसको आपको ये याद ही होगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बचपन से याद हो जाती हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव है। कौन सी गैस ऐसी है जो भोपाल गैस दुर्घटना में जिसका रिसाव हुआ था? कौन सी गैस है बताइए? तो यह है मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी आपको याद होगी 1984 की, 1984 की भोपाल मध्य प्रदेश में एक गैस यानी कि यूनियन कार्बाइड प्लांट से एक गैस निकलती है मिथाइल आइसोसाइनाइड, और जहरीली गैस के रिसाव से के कारण बहुत सारे लोगों को हानि होती है, बहुत सारी जनहानि होती है। तो याद रखिएगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अगला आपके लिए क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, आसान सा क्वेश्चन है। तो बाबर था, अकबर था, जहांगीर था, या फिर औरंगजेब था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपका बाबर। कौन था बच्चों? बाबर था। कौन था? बाबर था। याद रखिएगा। आगे देखिए, कौन था? बाबर था। ठीक है, 1500 कब डाली थी इन्होंने? 1526 को जब पानीपत की लड़ाई हुई थी और इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया था बाबर ने, तो हराकर कौन से वंश की नींव डाली थी? मुगल वंश की नींव डाली थी 1525 में। कब डाली थी? 1525 में। वो भी कब? जब इन्होंने पानीपत का युद्ध जीता था इसने, बाबर ने। ओके, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। कौन सा जनपद? मत्स्य। आपने 16 महाजनपद पढ़े होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16, अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, अवंती वगैरह ये सारे। तो इनमें से पूछा कि मत्स्य जो है वो कहाँ पर पड़ता है? अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ता है, या फिर बुंदेलखंड में पड़ता है, या फिर राजस्थान में पड़ता है, या फिर रुहेलखंड में पड़ता है? तो कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है राजस्थान में, मत्स्य जनपद राजस्थान में। कहाँ पर पड़ता है सर? राजस्थान में पड़ता है। ओके 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 ओके, चलिए। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क करिएगा 3-4 बार जितना हो सके। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं भैया? 3 हैं, 6 हैं, 9 है, या फिर 12 हैं? तो याद रखिएगा, 3 हैं, 6 हैं, 9 है, या फिर 12 हैं?
1 मिनट सर। हाँ जी, ये क्वेश्चन छुटा अभी। 11वां क्वेश्चन देखिए, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था, मुबारक शाह था, हुसैन शाह था, या फिर इब्राहिम शाह था? तो ए, बी, सी या फिर डी? तो ये था हुसैन शाह। कौन था बच्चों? हुसैन शाह। कौन था? हुसैन शाह। मोहम्मद शाह नहीं, हुसैन शाह, ऑप्शन बी, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। ठीक है, 1479, 1499। इधर देखिए मेरी तरफ, इधर देखिए, 1479 में क्या होता है? लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने अंतिम शासक हुसैन शाह सर्की को पराजित करके जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया था। ओके, चलिए आगे देखिए, 12वां क्या कह रहा है? 12वां कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं, 6, 9 या फिर 12? ए, बी, सी या फिर डी? तो 9 जलवायु क्षेत्र, कृषि जलवायु क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। कह रहा है कि 13वां अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिणी भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? कौन से भारतीय राज्यों का? साउथ वालों का, दक्षिणी भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। कौन से शिलालेख में है? तीसरे में, 9वें में, दूसरे में या फिर पहले में? तो याद रखिएगा, सेकंड शिलालेख में। कौन से में? सेकंड शिलालेख में। जो अशोक के शिलालेख हैं 14, उनमें से दूसरे में अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें दक्षिणी भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। कौन से भारतीय राज्यों का? दक्षिणी भारतीय राज्यों का, संगम राज्यों का। ओके, चलिए तो अशोक के दूसरे और 13वें, एक तो दूसरा है और एक आपका 13वां है। तो 13वां यहां पर दिया नहीं है, पर दूसरा दिया है। तो दूसरे और 13वें शिलालेख में दक्षिण भारत के चोल और पांड्य, सत्यपुत्र और केरल सहित ताम्रपाणी यानी कि श्रीलंका की सूचना मिलती है हमको। ओके, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का भी वर्णन मिलता है। जो 13वां शिलालेख है, हमने क्या पढ़ा था इसमें? कलिंग युद्ध का भी वर्णन मिलता है। कौन से युद्ध का? कलिंग युद्ध का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। 14 क्या कह रहा है? 14वां कह रहा है कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां हुआ था? शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? पुणे में, कोल्हापुर में, रायगढ़ में या फिर अहमदनगर में? तो ये हुआ था ए, बी, सी या डी? बताइए। तो ये हुआ था सी, रायगढ़ में। कहां पर हुआ था बच्चों? रायगढ़ में। कहां पर? रायगढ़ में। ओके, सॉरी। चलिए, और हुआ कब था? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में रायगढ़ में। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है। 15 कह रहा है स्क्रीन पर कि सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से, मेडिवल हिस्ट्री में पहुंचा दिया आपको, फ्लाइट उड़ाई और मेडिवल हिस्ट्री में उतार दी। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? वो कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था? आराम शाह, इल्तुतमिश, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? किसने स्थानांतरित की थी? बताइए किसने की थी? 1, 2, 3, 4। तो ये की थी आपकी सी, यानी कि इल्तुतमिश ने। किसने की थी बच्चों? इल्तुतमिश ने। हुआ क्या था? तो इसने इसका काल क्या था इल्तुतमिश का? तो 1210 से लेकर 1236 था, इतना याद रखिएगा इल्तुतमिश का। और इसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। चलिए, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? किसने किया था रामायण का फारसी में अनुवाद? मुल्ला शेरी ने, फैजी ने, अबुल फजल ने या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी ने? ए, बी, सी या फिर डी? तो याद रखिएगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर है डी, यानी कि अब्दुल कादिर। और वैसे किस नाम से जानते हैं इसको? बदायूनी। ओके, चलिए। अकबर के शासनकाल में रामायण का जो है वो राजा टोडरमल ने, भगवत पुराण का इब्राहिम सरहिंदी ने, अथर्ववेद का फैजी ने और गणित की पुस्तक लीलावती का किसने किया था? लीलावती का किया था। लीलावती का कुछ नाम याद रखिएगा, जैसे रामायण का किसने किया था? बदायूनी रामायण का किया था। और राजा टोडरमल ने
राजा टोडरमल ने किसका किया था, ये हमको पता होना चाहिए। तो राजा टोडरमल ने किया था भगवत पुराण का, भगवत पुराण का। ओके, किसका किया था, भगवत पुराण का, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। एक इसमें ठीक है 17 देखिए क्या कह रहा है। 17 कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी फ्लाइट हो जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री सर। तो ये कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था, एमजी रानाडे, जी.के. गोखले, अनंत पट्टवर्धन या फिर बीजी तिलक। तो ये थे आपके सर जी.के. गोखले। कौन से, गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की थी भारतीय सेवक मंडल की स्थापना, 1905 में। कब की थी, 1905 में। कहां पर की थी, कहां पर की थी, पूना में की थी। कहां पर की थी, पूना में। ओके, चलिए 18 क्या कह रहा है, 18वां देखिए स्क्रीन पर। 18वां कह रहा है कि अंग्रेजों ने रेतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहां आरंभ की थी। कौन सी व्यवस्था सर, रेतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहां पर आरंभ की थी, बंगाल प्रेसिडेंसी में, बंबई में, आगरा में या फिर मद्रास में। ए, बी, सी या डी। तो सर ऑप्शन नंबर लगा दीजिए डी। तो रेतवाड़ी व्यवस्था का सबसे पहले जो मद्रास प्रेसिडेंसी में, कौन सी प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत तमिलनाडु के 12 महल। 12 महल कहां पर पड़ता है ये, तमिलनाडु का। कहां पर, तमिलनाडु के 12 महल जिले में। ओके, रेतवाड़ी व्यवस्था का सबसे पहले प्रारंभ की गई थी। चलिए सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। लखनऊ में, बदायूं में, कानपुर में या फिर जौनपुर में। ए, बी, सी या डी। तो याद रखिएगा बच्चों, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ था आपका बदायूं में। कहां पर हुआ था, बदायूं में हुआ था। आगे चलिए, और इनका टाइम पीरियड क्या था, तो काल भी हमको पता होना चाहिए। तो ये था 1238 से लेकर 1325 तक। ठीक है, 1238 से लेकर 1325 तक। आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। यह भी हमको पता होना चाहिए भाई, किस में हुआ था अमिताभ बच्चन का जन्म, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, आजमगढ़ में, लखनऊ में या फिर आगरा में। ए, बी, सी या डी। तो ये आपका इलाहाबाद में। कहां पर हुआ था, इलाहाबाद में। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक कैलाश खेर उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। बताइए, प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक कैलाश खेर उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ या फिर बागपत। ए, बी, सी या डी। तो याद रखिएगा कैलाश खेर के बारे में भी, ये भी कहां से हैं, मेरठ से हैं। कहां से हैं, मेरठ से हैं। ओके, चलिए आगे देखिए, अब साइंस में उतरते हैं। ये आगे सर साइंस में, कहां पर, साइंस में। फटाफट हमारी फ्लाइट गई और वो कहां पर उतर गई, साइंस में उतर गई है, यूपी स्पेशल से आगे आकर। वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है, बैरोमीटर, एनोमीटर। तीसरी बार क्वेश्चन आया है, बैरो, एनिमो, हाइड्रो या फिर विंड वेन। बताइए, तो ये है सर आपका एनमोमीटर। आपके लिए आसान होगा अगर आपने रिवीजन करा होगा तो आपने लगा लिया होगा, अगर आपने रिवीजन नहीं करा है तो आप नहीं लगा पाओगे। अगर यहाँ नहीं लगा पाओगे तो बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, एग्जाम में हैप्पी बर्थडे हो जाएगा यार, वहाँ भी नहीं लगा पाओगे। यहाँ कोशिश किया करें, रिवीजन किया करें दवा के। एनमोमीटर, ठीक है। तो वायु की गति कौन मापता है, एनमोमीटर मापता है। बैरोमीटर क्या मापता है सर, तो ये भी पता होना चाहिए ना, वायु का दाब, वायु का प्रेशर कौन मापता है, बैरोमीटर। और हाइग्रोमीटर क्या मापता है, हाइड्रोमीटर मापता है द्रवों के अपेक्षित घनत्व को, द्रवों के अपेक्षित घनत्व को। और विंड वैन, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या नापता है, तो सर ये मापता है आपका वायु की दिशा। ओके, चलिए 23वां कह रहा है कि मानव की सामान्यतः आंख, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। बड़ा आसान है सर, मैंने यही पढ़ा है, फिजिक्स में कुछ पढ़ा है या ना पढ़ा हो, लेकिन मैंने ये जरूर पढ़ा है बायोलॉजी में। कहां पर पढ़ा है सर, कितना पढ़ा है सर, 25 सेंटीमीटर लगा दीजिए, आंख बंद करके लगा दिया। लेकिन ब्लेंडर मिस्टेक हो जाती है, ये तो ठीक है आपका, लेकिन कहीं कहीं आप अगर इस तरीके से डायरेक्ट लगा रहे हो ना, तो पहले ऑप्शन पढ़ लिया करें और ऑप्शन से पहले आप क्वेश्चंस को भी पढ़ लिया करें। अभी तो ये ठीक है आपका आंसर, ठीक है, बताओगे आप मुझे 25 है या फिर 10 है, 15 है, 50 है, तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है ना। मानव की सामान्यतः आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी 25 सेंटीमीटर न्यूनतम मानी जाती है। आप 25 सेंटीमीटर यहाँ लाओगे तो आपको ठीक दिखाई देगा। अगर आप 25 सेंटीमीटर और पास ले आओगे ना, 20 कर दोगे या फिर 15 कर दोगे, तो आपको धुंधला दिखाई देने लग जाएगा,
ठीक है, चलिए तो पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है एग्जाम में, उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ने, एक ऑप्शन नहीं चारों ऑप्शन पढ़ने, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको कहीं कहीं पर मीटर में दे दे, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि माइक्रोन को बदलने के लिए आपको सेंटीमीटर या फिर कहीं कहीं पर मीटर दे देता है। ओके, चलिए 24 में क्या कह रहा है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग जो सिद्धांत है वो किसके लिए है, स्तनधारी जीव के लिए, ब्रह्मांड के लिए, हिमयुग के लिए या फिर हिम महासागर के लिए। तो किसके लिए बिग बैंग थ्योरी, वो है आपकी ब्रह्मांड के लिए। किसके है, ब्रह्मांड के लिए। जॉर्ज लैमेटर, याद नाम रखना बच्चों, जॉर्ज लैमेटर, जॉर्ज लैमेटर द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का संबंध है। ठीक है ना, इनका नाम याद रखिएगा। ओके ओके, चलिए आगे। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, किसके लिए सम्मानित किया गया था, बताइए। आइंस्टीन E बराबर mc², किसके लिए सम्मानित किया गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, विशेष सापेक्षित सिद्धांत के लिए या फिर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। तो किसके लिए किया गया है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए किया गया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। कब, 1921 में, 1921 में, 1921 में। ओके, आगे देखिए 26वां, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। लेह हम किससे जाते हैं, जोजिला से, सिपकिला से, चुंबी घाटी से या फिर बनिहाल से। तो किससे जाते हैं हम लेह, इसको याद रखिएगा, ए बी सी या फिर डी। तो कश्मीर के जोजिला दर्रे से, कहां पर है ये, कश्मीर के जोजिला दर्रे से होकर श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग है। कहां से, श्रीनगर से लेह। ओके, कौन से दर्रे से, जोजिला दर्रा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए 27 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, भारत, चीन, केन्या या फिर श्रीलंका। बताइए कौन सा है 27 में, ए बी सी या फिर डी। तो याद रखिएगा, विश्व में चाय का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है जो एक्सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा, वो कौन है, केन्या। कौन है बच्चों, केन्या। कौन है, केन्या, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखिए 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। ऐसे कौन से आयु शिक्षा है, मतलब कौन सा समूह है आयु का, कौन सा वर्ग है जो सर्व शिक्षा अभियान में शामिल होने के लिए पात्र है। 4 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 5 से 15 वर्ष या फिर 5 से 16 वर्ष। तो कौन सा है, यह है आपका 6 से 14 वर्ष। कौन सा, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, सर्व शिक्षा अभियान 2001। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली याद रखना, 6 से 14 वर्ष। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है, बताइए। करनाल में, हिसार में, आनंद में या फिर जयपुर में। कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ए बी सी या फिर डी। तो याद रखना है बच्चों, ये है आपकी करनाल में। कहाँ पर है, करनाल में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है आपका करनाल, हरियाणा में। ओके, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला, फूड चेन में मानव है। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव क्या है, एक निर्माता है या फिर प्राथमिक उपभोक्ता है या फिर केवल द्वितीयक उपभोक्ता है या फिर प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। यानी कि ह्यूमन का क्या इसमें प्लेस है, कंज्यूमर है या फिर प्रोड्यूसर है, कौन सा है ह्यूमन, क्या है ह्यूमन, बताइए। तो यह है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। क्या है बच्चों, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है, याद रखिएगा, क्योंकि वह शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य ग्रहण कर सकता है, इसलिए उसको प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता भी कहते हैं। प्राथमिक कौन आते हैं, शाकाहारी आते हैं, और द्वितीयक में कौन आते हैं, मांसाहारी आते हैं। तो दोनों में आता है मानव। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है। एशिया की पूछा है, विश्व की नहीं पूछा है, तो यहां पर ब्लंडर मिस्टेक मत कर देना। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है, खतौली में, बलरामपुर में, बुलंदशहर में या फिर नजीबाबाद में। तो कहां पर है बताइए, तो यह है आपकी खतौली में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर। कौन सा नगर, मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में।
एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल स्थित है। ओके, आगे चलें। 32वां क्या कह रहा है, देखिए, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस, ये आप लगाओगे मेरे साथ, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। मेरठ में, नोएडा में, कानपुर में या फिर वाराणसी में। कहां पर है, लगाइए, ए, बी, सी या डी। तो ये है बच्चों नोएडा में। कहां पर है, नोएडा में। ओके, सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है नोएडा में। आगे चलिए। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, कौन से शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रसखान, रसखान का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, बताइए। अमरोहा से, अमेठी से, अलीगढ़ से या फिर आगरा से। ए, बी, सी या फिर डी। तो ये है आपके अमरोहा से। कहां से है रसखान, अमरोहा से। ठीक है, 1548 से 1628 इनका जन्म हो रहा है, 1548 से 1628। चलिए आगे देखिए। 34वां क्या कह रहा है, कौन सा 34वां कह रहा है सर, ये कह रहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। चौधरी चरण सिंह, सीसीएस यूनिवर्सिटी के आप सभी मेधावी छात्र हैं, मैं आप जानता हूं इतना। तो यही आपकी सीसीएस जो यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी वाले, वही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। नूरपुर में या फिर खतौली में या फिर बागपत में या फिर मुजफ्फरनगर में। तो कहां पर हुआ था बताइए। तो ये हुआ था सर ऑप्शन नंबर ए, नूरपुर में। कहां पर हुआ था, नूरपुर में। कहां पर हुआ था, नूरपुर में। चलिए आगे देखिए। 35वां क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में साइबर थाने खोले जाने की मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में साइबर थाने वही आपके साथ फ्रॉड जो होता है मोबाइल पे, उसके लिए थाने खोले जाने की मंजूरी दी गई है। 50, 57, 45 या फिर 60, बताइए। तो ये है आपकी बी, 57। कितने, 57 साइबर थाने खोले जाने की मंजूरी दी गई है। ओके, 18 प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर है। प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही है, लेकिन अब और दी गई है 57 में। ठीक है, चलिए। वर्ष 2023 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है। वर्ष 2023 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है। डैनियल बार्नबोइम को या फिर अली अबू अव्वाद को या फिर ए और बी दोनों को या फिर दलाई लामा को। किसको चुना गया बताइए। 36 का क्या है, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसके ए और बी दोनों हैं, यानी कि डैनियल और किसको, डैनियल और अली अबू अव्वाद को, दोनों को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने 27वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब 24 नवंबर 2023 को अपने नाम किया। किसने किया, कौन सा विश्व बिलियर्ड्स खिताब 24 नवंबर 2023 को जीता। सूर्या शेखर गांगुली ने, अभिजीत गुप्ता ने, परिमार्जन नेगी ने या फिर